मिशन लॉन्च हो चुका है। यस, चंद्रयान 3 वाज अ ह्यूज सक्सेस और उसके बाद भी इसरो रुका नहीं है। अब सन को अपनी स्टडी का अगला टारगेट बनाकर इसरो अपने PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए सन की तरफ इस मिशन को भेजने वाला है, जो लगातार 5 सालों तक सन को ऑब्जर्व करके उसकी जानकारी हमें देगा। लेकिन इस ह्यूज मिशन को सफल बनाने में कई सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं, क्योंकि इस बार अनलाइक चंद्रयान 3 ना ही हम किसी ठोस जमीन पर लैंड करेंगे और ना ही सन के अराउंड हम ऑर्बिट करेंगे। इस मिशन में हमारा आदित्य L1 स्पेस में बस एक ही पोजीशन पर स्टैटिक रहेगा। कैन यू बिलीव दैट? मिड स्पेस में सस्पेंडेड रखना, वो भी सन के सामने, is going to be a hell a lot of a challenge। और ऐसा कर पाने के लिए कैन यू इमेजिन आदित्य L1 की ट्रैजेक्टरी टू द सन कैसे होने वाली है? डू यू नो कैसे वो स्टैटिक लैंडिंग अचीव करेगा? वेल, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज वेरी डिफरेंट देन आवर चंद्रयान 3 मिशन। ऑल्सो गाइस, क्या आपको ये भी पता है कि आदित्य L1 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर इसे भारत ने सक्सेसफुली कर लिया तो भारत का क्या नाम होगा इसके वजह से? आदित्य L1 लॉन्च कैसे होगा, उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, सन के पास पहुंच के वो क्या स्टडी करेगा और कैसे स्टडी करेगा, और फाइनली इस मिशन के लिमिटेशंस क्या है जो कि इसरो ने खुद ने स्टेट किए हैं। ये सब कुछ फ्रेंड्स आज हम इसी वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो नाउ आई कांट वेट, लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले, व्हाई इज दिस मिशन इंपॉर्टेंट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आखिर ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसका अगर एक सिंपलेस्ट आंसर मैं दूं तो ये मिशन इसरो और इंडिया के लिए एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट हो सकता है, क्योंकि यू नो इन जनरल सोलर मिशंस का सक्सेस रेट 50% से भी कम होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, पूरी दुनिया की 77 स्पेस एजेंसीज में से सिर्फ 3 ही एजेंसीज, नासा, ESA और JAXA, ने सोलर मिशंस लॉन्च किए हैं, और वो भी कोलैबोरेशन में। लेकिन इसरो का आदित्य L1 पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मिशन है, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉन्च प्रोग्राम तक सारी चीजों में इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ग्लोबली इसका फेलियर रेट इतना हाई क्यों है, सो जो सोलर मिशंस होते हैं ना, जो भी इसके पहले भेजे गए, उनके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है अनस्टेबल कम्युनिकेशन। और इस सबसे बड़े प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इसरो वालों ने तैयारी की है, और आदित्य L1 के केस में ये प्रॉब्लम आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि आदित्य L1 जहां पर स्टेशन होकर सन को ऑब्जर्व करेगा, वो पॉइंट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो अर्थ से सन की दूरी का महज 1% ही है। यानी कि वो सन से एक सफिशिएंट दूरी बरकरार रखेगा उसे ऑब्जर्व करने में, और साथ ही रिसर्च के डेटा में भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, एक और एक रीजन है दिस मिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इस मिशन के जरिए इसरो फर्स्ट टाइम एवर स्पेस ऑब्जर्वेटरी के डोमेन में भी उतर रहा है। बेसिकली स्पेस ऑब्जर्वेटरीज वो मिशन होते हैं जो स्पेस में एक पॉइंट पर स्टेशन होकर स्टार्स या बाकी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट लाइक JWST। इससे पहले सिर्फ 4 ही ऐसी स्पेस एजेंसियां रही हैं जिन्होंने खुद की स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है स्पेस, और अब इसरो 5वीं वो स्पेस एजेंसी बनने जा रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मिशन के जरिए इसरो 150 साल पुराने कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री को भी सॉल्व करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन सकती है, जिसने बाय द वे हमारे वैज्ञानिकों के बाल सफेद तो क्या बल्कि खाली कर दिए। इनफैक्ट आज इंडिया में 10 में से 9 इंडियंस अपने अर्ली 20s में जेनेटिक हेयर लॉस फेस कर रहे हैं, विच इज अ वेरी कंसर्निंग नंबर, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सर्वे के हिसाब से क्रॉनिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हेयर लॉस। एक्सेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हेयर फॉल का मेजर कंट्रीब्यूटर है, और अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को हेयर फॉल है तो स्ट्रेस, पुअर लाइफस्टाइल, डाइट, इन सारी चीजों की वजह से आपका हेयर फॉल और भी एग्रेवेट हो रहा है। अब फ्रेंड्स, आज के मॉडर्न जमाने की डिमांड और जॉब्स बहुत स्ट्रेसफुल हो गए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हेयर फॉल 7 स्टेजेस में होता है, तो आप खुद जज कर सकते हो कि आपका हेयर फॉल किस स्टेज पर है। नाउ स्टेज 1 से स्टेज 4 के बीच तो सही ट्रीटमेंट लेकर हेयर लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन स्टेज 5 के बाद आपके पास सिर्फ रिस्की हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस ही बचते हैं। सो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए त्राया लाया है कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। देखो, त्राया आपके हेयर फॉल का रूट कॉज पता करता है होलिस्टिकली, यहाँ पर आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी, न्यूट्रिशन, इन तीनों साइंसेस का इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से उनका सक्सेस रेट 93% है, और उन पर आज 2.5 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं। आप भी त्राया के जरिए बस 3 सिंपल स्टेप्स में अपने हेयर फॉल को मैनेज कर सकते हो। त्राया हेल्थ पर जाकर फ्री हेयर टेस्ट लो, अपना 1 मंथ कस्टमाइज किट खरीदो, और फिर उनके हेयर कोच और फ्री डाइट प्लान से 5 से 6 महीनों के अंदर फिनोमिनल रिजल्ट्स देख सकते हो। प्लस मेरा कूपन कोड साइंस 20 से आपको
80% ऑफ मिलेगा। सो हरी अप, ऑफर एंड्स इन जस्ट 5 days, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दरअसल इस मिस्ट्री या कहो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें सन का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो देखो, जस्ट लाइक अर्थ, सन के पास भी खुद का एक एटमॉस्फेयर होता है जिसे हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फोटोस्फीयर, जो सन की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और जहां का तापमान अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। देन दूसरा है क्रोमोस्फीयर, जो फोटोस्फीयर के ऊपर करीब 1500 से 5000 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है और जिसका तापमान 10000 डिग्री सेल्सियस तक रीच करता है। एंड फाइनली तीसरा और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना। इस लेयर की थिकनेस ही इतनी होती है कि उसमें 400 पृथ्वियां फिट हो सकते हैं और इसका तापमान भी बाकी दोनों लेयर से 100 गुना ज्यादा, करीब 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली वियर्ड, राइट? क्योंकि अगर आप सन के तीनों लेयर्स को ब्रॉडर पिक्चर में देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि जैसे जैसे हम सन के कोर से दूर जाते हैं, उसके अलग अलग लेयर्स का टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। यानी कि हमने थर्मोडायनामिक्स में जो अब तक सीखा है कि हीट सोर्स से दूर जाने पर सिस्टम का तापमान ग्रेजुअली घटते जाता है, राइट? ये कॉमन सेंस है। बट सन के केस में ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। सबसे बाहरी लेयर कोरोना फॉर सम वियर्ड रीजन अंदरूनी फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर वाले लेयर से अनबिलीवेबली ज्यादा गर्म है और इसी मिस्टीरियस गुत्थी को साइंटिस्ट कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, जिसे सुलझाने के लिए पिछले 60 सालों में नासा ने 20 से भी ज्यादा सोलर मिशंस कंडक्ट किए हैं और आज तक इस फिनोमिनन का कोई एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। और इसीलिए विद हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड, अगर आदित्य L1 हमें इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन ढूंढने में मदद करता है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, इसरो 150 साल पुरानी कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बनेगी और इंडिया पहला वो देश बनेगा जिसने इस गुत्थी को सुलझाया। क्योंकि इस मिशन के स्पेस वेदर मॉनिटरिंग हेड प्रोफेसर दिव्येंदु नंद के अनुसार हमारा आदित्य L1 करंटली चल रहे ESA के सोहो यानी कि सोलर हीलियोस्फीरिक ऑब्जर्वेटरी सोलर मिशन से ज्यादा क्लियरली कोरोना को ऑब्जर्व करने वाला है और उस डेटा की मदद से हम सोलर स्टॉर्म्स को भी वक्त से पहले डिटेक्ट और फोरकास्ट भी कर पाएंगे। अब ये सोलर स्टॉर्म्स बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं और हमने इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। बट इन सोलर स्टॉर्म्स के आने का मेन रीजन होता है कोरोनल मास इजेक्शन। अगर शॉर्ट में इसे बताऊं तो जब सन की मैग्नेटिक फील्ड अचानक से बड़ी तादाद में अपनी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बदलती है तो सन में मौजूद प्लाज्मा और उसके मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे लूप्स तेजी से बाहर फेंके चले जाते हैं और इस फिनोमिनन को हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये इजेक्शंस 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करके अपने इर्द गिर्द मौजूद चीजों को एक झटके में पिघला देते हैं और जब ये पृथ्वी की ओर फेंके जाते हैं तो उनमें ट्रैप्ड सूरज के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स हमारे सैटेलाइट के कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ इंटरफियर करते हैं और कई केसेस में तो सिस्टम्स को खराब भी कर देते हैं। इनफैक्ट यही वजह थी कि पिछले साल इलॉन मस्क ने इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले अपने 40 स्टारलिंक सैटेलाइट्स खो दिए थे। नाउ इमेजिन इसरो को कितना बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इंडिया भी सैटेलाइट्स भेजने में काफी आगे है और इस मिशन के सक्सेस होते हम सही टाइम रहते सही प्रेडिक्शन और सही प्रिवेंशन कर पाएंगे टू प्रोटेक्ट आवर सैटेलाइट्स। सो अब फ्रेंड्स, अगर मैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन की बात करूं तो ऐसी कोई CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन की घटना किसी और सैटेलाइट्स के साथ ना हो, इसीलिए आदित्य L1 में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जो CME के फॉर्मेशन और ओरिजिन को स्टडी करके क्या वो पृथ्वी को हार्म कर सकता है या नहीं, इसे प्रेडिक्ट करेंगे। क्योंकि जब भी सन की मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी ड्रास्टिक चेंज होता है, आदित्य L1 के इंस्ट्रूमेंट्स उसे डिटेक्ट करके उन मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शन और इंटेंसिटी का पता लगाएंगे और इससे होगा ये कि इन ड्रास्टिक मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से यूजुअली जो CMEs इजेक्ट होते हैं वो सन की रोटेशन के चलते एग्जैक्टली कब और किस दिशा में और कितनी इंटेंसिटी से फेंके जाएंगे, इसका हमें अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ अगर हम उन्हें पास्ट में हुए सोलर स्टॉर्म्स के डेटा से भी कंपेयर करेंगे तो वो एग्जैक्टली हमारी पृथ्वी और सैटेलाइट्स के लिए कितने हार्मफुल है, ये भी हम ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अनलाइक नासा's पार्कर सोलर प्रोब ओवर ईयर, जो पिछले 5 सालों से इन CMEs को समझने की कोशिश कर रहा है बट स्टिल इजंट कंप्लीटली सक्सेसफुल। एक्चुअली अनलाइक पार्कर सोलर प्रोब, आदित्य L1 एक ही जगह पर स्टेशन होगा। इससे होगा ये कि वो पार्कर के कंपैरिजन में अर्थ से ज्यादा बेटर कम्युनिकेट कर पाएगा एंड पार्कर सन के इतना करीब है कि आदित्य L1 के कंपैरिजन में उसके इंस्ट्रूमेंट्स में हीटिंग प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा है। ऑल्सो सन के इतना करीब जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के वेट को मिनिमम रखना पड़ता ही है, जिसे अचीव करने के लिए नासा ने पार्कर के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि उपयोग में आ सकते थे, पेलोड्स को एलिमिनेट कर दिया।
बट यू नो व्हाट, पार्कर सोलर प्रोब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि वो सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी ही नहीं कर पा रहा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सन के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने के लिए उसे एक सफिशिएंट दूरी रखनी पड़ती है, जिसके लिए करंटली सिर्फ आदित्य L1 ही क्वालिफाइड है, क्योंकि इसरो आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को एक स्पेशल पॉइंट पर रखने वाला है नोन एज L1 पॉइंट या फिर लैग्रांज पॉइंट 1, जो यहां पर जैसे आप देख सकते हो सन और अर्थ के एकदम बीच में पड़ता है। सो इस L1 पॉइंट तक जाने के लिए आदित्य L1 शुरुआत में चंद्रयान 3 की प्रोसेस को ही फॉलो करेगा, जहां लॉन्च होने पर सबसे पहले वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में एंटर करके पृथ्वी के चक्कर काटेगा। इसके बाद जब रॉकेट अर्थ के नियरेस्ट पॉइंट यानी कि पेरिजी पर होगा, तब उसे थ्रस्ट देकर अराउंड 4-5 स्टेप्स में उसके ऑर्बिट्स की साइज बढ़ाई जाएगी। इससे होगा ये कि फ्यूल भी सिर्फ थ्रस्ट के पॉइंट्स पर ही कंज्यूम होगा और साथ ही ऑब्जर्वेटरी को सन की तरफ भेजने से पहले अगर उसकी ट्रैजेक्टरी में कोई भी गड़बड़ आएगी तो उसे रीअलाइन करना आसान होगा। अब जैसे ही ऑब्जर्वेटरी अपने फाइनल ऑर्बिट में होगी, उसके थ्रस्टर्स अपनी फुल कैपेसिटी पर इग्नाइट होंगे ताकि वो पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल सके। ये बिल्कुल किसी स्लिंग शॉट की तरह पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंका जाएगा और अपनी नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा, द क्रूज फेज। तो देखो, इस फेज में ना थ्रस्टर्स कंटिन्यूअसली फ्यूल बर्न करते रहेंगे ताकि रॉकेट फॉरवर्ड मोशन में मूव होते रहे। अब पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी है लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, जो मून से 4 गुना ज्यादा है, और इसीलिए यहां तक पहुंचने के लिए इसे 127 डेज का समय लगेगा। और जैसे ही प्रोब इस पॉइंट के करीब आएगा, तब शुरू होगा हेलो ऑर्बिट इंजेक्शन फेज। इस फेज में रॉकेट के कुछ थ्रस्टर्स ही इग्नाइटेड रहेंगे, जिससे वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में टर्न होगा और उसकी स्पीड कम होने लगेगी। ये टर्निंग प्रोसेस स्पीड के एंटी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो कि एक किस्म के ब्रेक की तरह ही काम करेगा, और इससे रॉकेट की स्पीड कम हो जाएगी, जिसके बाद इसका डायरेक्शन अलाइन किया जाएगा जिससे वो L1 पॉइंट के ऑर्बिट में एंटर कर सके। एंड देन फाइनली आदित्य L1 अपने टारगेट स्पॉट पर स्टेशन होगा, जहां से वो सन को बिना किसी रुकावट के ऑब्जर्व कर पाएगा। अब ये पर्टिकुलर फेज जहां पर आदित्य L1 अगले 5 सालों तक स्टैटिक रहेगा, काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अनलाइक चंद्रयान 3 हम लैंड नहीं करेंगे। एंड नाउ एट फर्स्ट ग्लांस में भी आपको लगे किसी भी चीज को स्टैटिक रखना लैंड कराने से तो आसानी होगा, बट प्रैक्टिकली इसे स्पेस में अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस केस में डोंट एट ऑल फॉरगेट पिक्चर में आते हैं 2 ऐसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो कॉन्स्टेंटली ग्रेविटी की वजह से उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थ एंड सन। इससे चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के चलते इस मिशन में 3 मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिससे इसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला तो अगर ये L1 पॉइंट पृथ्वी के ज्यादा करीब हुआ तो ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी के ही चक्कर लगाने लगेगी लाइक नॉर्मल सैटेलाइट, जो कि इस केस में हमारा एजेंडा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर ये पॉइंट सन और अर्थ दोनों की भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर हुआ तो वो स्पेस में गायब हो जाएगा। और तीसरा, सपोज ये पॉइंट सन से ज्यादा करीब हुआ तो उस केस में वो किसी प्लैनेट की तरह अपने एक अलग ही ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगेगा। इससे होगा ये कि उसे ऑर्बिट में रखने के लिए अर्थ से रिलेटिव उसकी पोजीशन हर वक्त चेंज होती रहेगी, जिससे कम्युनिकेशन स्टेबल नहीं रहेगा। अब ऐसे में इन तीनों भी प्रॉब्लम्स को एक साथ टैकल करने के लिए इसरो के साइंटिस्टों ने एक ऐसा पॉइंट चुना है, लैग्रांज पॉइंट L1, जहां अर्थ और सन दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को काउंटर करती है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये। बट एक सेकेंड, अगर हम जहां पर स्टेशन होने वाले हैं उसे हम L1 कह रहे हैं, मतलब ऐसे और भी पॉइंट्स होंगे, राइट? वेल यस, ऐसे 4 और पॉइंट्स हैं जो सन और ग्रेविटी के एकदम इंटरैक्शन पर आते हैं। बेसिकली सन और अर्थ दोनों भी मैसिव बॉडीज होने की वजह से उनकी ग्रेविटीज एक दूसरे को हर वक्त अपनी ओर अट्रैक्ट करती रहती है। इसे एक टग ऑफ वॉर गेम की तरह सोचो। कुछ जगहों पर अर्थ की ग्रेविटी भारी पड़ती है, वहीं दूसरे कुछ जगहों पर सन की ग्रेविटी का असर ज्यादा भारी होता है। लेकिन गेम की तरह यहाँ पर भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ दोनों की ग्रेविटीज बैलेंस होती है। सिंपली स्पीकिंग, उस पॉइंट पर होने वाला ऑब्जेक्ट बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए बिल्कुल स्टैटिक रहेगा। इन्हीं पॉइंट्स को लैग्रांज पॉइंट्स कहते हैं, और अर्थ सन के केस में ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इन पांचों में से L1 चुनने के पीछे भी कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये L2 पॉइंट सन के ऑपोजिट साइड है, जिससे वहां से सन को ऑब्जर्व करना नामुमकिन होगा। और अगर हम L3 की बात करें तो ये पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है, सो ऐसी सिचुएशन में वहां पर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट होगा। और बचे हुए L4 और L5 की केस में इन्हें रूल आउट करने की वजह आयरॉनिकली इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है।
एक्चुअली ये दोनों भी पॉइंट सन और अर्थ से इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और इसीलिए ये नेचुरली सबसे ज्यादा स्टेबल पॉइंट्स है। लेकिन इनकी स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर नेचुरली कुछ एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम अर्थ ट्रोजन्स कहते हैं। ये ट्रोजन्स रॉकेट से टकराकर उसे डैमेज कर सकते हैं और इसीलिए इन सभी रीजंस के चलते L2, L3, L4 और L5 को रूल आउट करके इसरो ने L1 पॉइंट को अपना टारगेट स्पॉट बनाया। लेकिन अगेन इसमें भी एक प्रॉब्लम है जो उनकी नजर में आई थी। उन्होंने देखा कि ये पॉइंट पूरी तरह से स्टेबल नहीं है और इसीलिए वहां पर पूरी तरीके से स्टैटिक रहना पॉसिबल नहीं है। तो इसके सोल्यूशन में उन्होंने ये डिसाइड किया कि आदित्य L1 एक पॉइंट पर स्टेशनरी ना रहकर उस L1 पॉइंट को ही ऑर्बिट करेगा। अब क्योंकि ऑब्जर्वेटरी एक इमेजिनरी पॉइंट को ऑर्बिट करेगी, इसीलिए इसके ऑर्बिट को साइंटिस्ट हेलो ऑर्बिट कह रहे हैं। तो जैसे ही आदित्य L1 अपने हेलो ऑर्बिट में आएगा, उसी पल से सन को ऑब्जर्व करने का उसका मिशन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि आदित्य मिशन L1 पॉइंट के अराउंड वर्टिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसमें 4 पेलोड्स सन के तरफ फेस करेंगे और बाकी के 4 पेलोड्स उसके दोनों साइड पर अटैच्ड होंगे। इन पेलोड्स पे सबसे पहले एक्टिवेट होगा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट वहां पर पहुंचते ही बिल्कुल एक मोबाइल में लगे कैमरा की तरह काम करेगा। इसमें 11 अलग अलग साइंस फिल्टर्स फिट किए गए हैं जो सन के सरफेस और 3 आउटर लेयर्स और उसमें भी खास करके फोटोस्फीयर के फोटॉन्स को कैप्चर करेगा। अब फोटोस्फीयर इसीलिए क्योंकि फोटोस्फीयर में ही सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट होते हैं। सो सूट इक्विपमेंट से निकली हुई सभी इमेजेस, सन का तापमान, उसका बिहेवियर, उससे निकल रहे रेडिएशंस और ऐसे बहुत से फिनोमिनान को समझने में इसरो साइंटिस्ट की मदद करेगा। और ये वो लगातार 5 सालों के लिए 24/7 करते रहेगा ताकि सोलर फ्लेयर्स के ओरिजिन से लेकर उनके डिस्चार्ज तक की कोई इंफॉर्मेशन ना छूटे। पर ऑब्वियसली सिर्फ तापमान और सोलर फ्लेयर्स के बिहेवियर को समझना ही काफी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, सन से आ रहे सोलर स्टॉर्म्स में इतनी ताकत होती है कि वो अर्थ पर रेडियो ब्लैकआउट्स तक कर सकते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली जुलाई 2023 में ही एक सोलर स्टॉर्म अर्थ से टकराया था, जिसके नतीजे में यूएस और पैसिफिक ओशन रीजन में कई घंटों के लिए ब्लैकआउट हो गया था। लेकिन साइंटिस्टों के अनुसार ये सोलर स्टॉर्म उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और फ्यूचर में इससे भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म्स आने के चांसेस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसीलिए सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर में हम इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही प्रिकॉशंस ले सकें। सो सन की बाकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए आदित्य का अगला पेलोड एक्टिवेट होगा कॉल्ड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। सन से आ रही लाइट की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके आसपास हो रहे सोलर एक्टिविटी को ढक देती है और ये एक्टिविटी सिर्फ सोलर एक्लिप्स के समय विजिबल होते हैं, यानी कि तब जब मून अर्थ और सन के बीच आकर सन से आ रही लाइट को ब्लॉक करता है। अब क्योंकि सोलर एक्लिप्स एक साल में सिर्फ 2 ही बार आते हैं और इसीलिए कोरोनाग्राफ इसी नेचुरल फिनोमेनन को मिमिक करके सोलर एक्टिविटीज को स्टडी करेगा। नॉर्मली जैसे ही लाइट टेलीस्कोप में एंटर करती है, वो स्क्वीज होकर मिरर से टकराती है, जिससे स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। लेकिन VLC में लगे कोरोनाग्राफ मास से ये डिफ्रैक्ट हुई लाइट उसके नीचे लगाए हुए मिरर के एजेस पर रीडायरेक्ट होगी और सन की लाइट को ब्लॉक करेगी और सनलाइट ब्लॉक होते ही उसके आसपास मौजूद कोरोना विजिबल होगा। अब इस कोरोना की लाइट को VLC में लगे एक प्रिज्म के थ्रू पास किया जाएगा, जिससे एक स्पेक्ट्रम बनेगा। फिर इस स्पेक्ट्रम को पीरियोडिक टेबल में मौजूद सभी एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम के साथ मैच करके ये पता लगाया जाएगा कि सन के कोरोना में कौन से एलिमेंट्स और आयॉन्स प्रेजेंट है। सो VLC खाना जब अपनों के लिए बनता है, पूरे दिल से बनता है। इसीलिए मैगी मसाला मैजिक, जिसमें लौंग, इलायची, जायफल जैसे 10 चुनिंदा मसालों को भून के मिला के बना वो मैजिक, जो सब्जी रेडी होते ही डले, अच्छे से मिले और कमाल। तुम रोज ही कहती हो, आप रोज ही करती हो। फ्रॉम नेस्ले एलिमेंट्स और आयॉन्स प्रेजेंट है। सो VLC से हमें कोरोना एंड इन जनरल सोलर विंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट, वो कितनी एनर्जी से स्पेस में ट्रैवल करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आदित्य में लगे 2 और इंस्ट्रूमेंट्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य,
ये मिलकर देंगे। ये दोनों भी इंस्ट्रूमेंट सोलर विंड में मौजूद एनर्जेटिक आयॉन्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और उनमें हो रहे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। इनमें से एस्पेक्ट्स में दो और इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला लो एनर्जी पार्टिकल डिटेक्टर स्विस यानी कि सोलर विंड आयॉन स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा हाई एनर्जी पार्टिकल डिटेक्टर स्टेप। सो होगा ये कि ये दोनों भी इंस्ट्रूमेंट्स इंडिविजुअली सोलर विंड से आ रहे आयोनाइज पार्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे और फिर उनमें लगाए एनालाइजर की मदद से स्विस लो एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्टर की तरफ भेजेगा और स्टेप हाई एनर्जी पार्टिकल्स को। उसके बाद दोनों इन पार्टिकल्स को एनालाइज करके ये बताएंगे कि उनकी वेलोसिटी क्या होगी, जिससे वो सोलर विंड्स अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, इस बात की भी जानकारी देंगे। और बिल्कुल एस्पेक्ट्स की ही तरह पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य में भी दो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब और सोलर विंड आयन कॉम्पोजिशन एनालाइजर। इनमें से स्वीप इलेक्ट्रॉन के एनर्जी स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करेगा और स्वीकर पॉजिटिवली चार्ज आयॉन्स का एनर्जी स्पेक्ट्रम डिटेक्ट करेगा। सो टू सम इट अप, एस्पेक्ट्स और पापा ये दोनों पेलोड्स सोलर विंड्स के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन एज वी ऑल नो, सोलर विंड्स में सिर्फ पार्टिकल्स ही नहीं होते बल्कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है जो सन से टूटकर अलग हो जाती है। और इसीलिए इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए इसमें एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर इंस्टॉल किया गया है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को डिटरमाइन करेगा। इसके लिए इसमें एक्स, वाई, जी स्पेशियल डिमेंशंस में मैग्नेटोमीटर सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि हॉल इफेक्ट इस फिनोमेनन पर बेस्ड है। इस हॉल इफेक्ट को समझने के लिए इमेजिन करो आप सड़क पर खड़े हो और तेज हवा बह रही है। अब जब आप उस तेज हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश करोगे तो आपको एक स्लाइट पुश सा फील होगा क्योंकि वो तेज बहती हुई हवा आपको उसी डायरेक्शन में पुश करेगी। और ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी होता है जब वो किसी कंडक्टर से फ्लो होती है। यहाँ पर हवा का काम मैग्नेटिक फील्ड करती है और हमारी जगह यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में फ्लो होकर मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगी तब उसे एक पुश मिलेगा जो वोल्टेज जनरेट कराएगा। इस वोल्टेज की मदद से यह समझा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है और वो कौन से डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। और आदित्य L1 में लगाया हुआ मैग्नेटोमीटर इसी मैकेनिज्म से सोलर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन का पता लगाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, इसमें और दो इंस्ट्रूमेंट्स भी फिट किए गए हैं, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों भी इंस्ट्रूमेंट सन द्वारा एमिट किए गए एक्सरेज को कैच करके उनमें मौजूद डिटेक्टर्स की तरफ भेजेंगे। ये डिटेक्टर्स एक्सरेज को एनर्जी लेवल के हिसाब से अलग अलग कलर्स में डिवाइड करके उसका एक मैप बनाएंगे और ये एक्सरे मैप्स सन पर मौजूद एनर्जेटिक प्लेसेस लाइक सन का एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा हॉट कहां पर है और कहां पर बड़े बड़े सोलर फ्लेयर्स हो सकते हैं, इसे डिटेक्ट करने में मदद करेगा। यानी कि ऑल इन ऑल आदित्य L1 हमें सन और उसमें हो रही एक्टिविटीज का एक ऑलमोस्ट कंप्लीट पिक्चर देगा। ऑलमोस्ट इसीलिए क्योंकि इसरो ने खुद अपने इस मिशन की कुछ खामियां एनलिस्ट की है। फर्स्ट, अगर आप इस आदित्य L1 स्पेस ऑब्जर्वेटरी को इस लेफ्ट में रखे चेयर या इस राइट में रखे कबर्ड से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ये ऑलमोस्ट एक 2 स्टोरीड घर जितना बड़ा है। बट इसरो के हिसाब से हमारे PSLV रॉकेट की लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी की वजह से इसमें फिर भी कई सारे करंट इंस्ट्रूमेंट्स के बड़े और एडवांस वर्जन्स और उनके साथ ही कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स जो काम आ सकते हैं वो आदित्य L1 में नहीं फिट किया जा सकता था। सेकेंड, सिंस आदित्य L1 अपने सारे मेजरमेंट सिर्फ एक ही लैग्रैंज पॉइंट L1 से करने वाला है, सो टेक्निकली वो सिर्फ उन्हीं सोलर फ्लेयर, सोलर विंड्स और CMEs को स्टडी कर पाएगा जो पृथ्वी के तरफ आएंगे। जबकि अगर हमारा वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है कि हमें अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद स्पेस का वेदर फोरकास्ट भी करना है, तो लैग्रैंज पॉइंट्स LV5 या LV4 हमें CMEs का एक ज्यादा बेटर व्यू दे सकता था। मिसाल के तौर पर इसे ऐसे समझो कि अगर कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो आप उसकी स्पीड एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से बेटर जज कर पाओगे या फिर एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से? ऑब्वियसली थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, राइट? सो इसीलिए अकेले L1 पॉइंट से एकदम एक्यूरेट स्पेस वेदर फोरकास्ट नहीं हो सकता। एंड देन फ्रेंड्स, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसरो ने पॉइंट आउट की है वो ये है कि सूरज के पोल्स पर जो प्रोसेसेस चलते हैं, इट इज बिलीव्ड कि वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं सूरज की मैग्नेटिक फील्ड और उनसे जुड़े CMEs को पैदा करने में। लेकिन उन पोल्स की स्टडी करने के लिए सोलर प्रोब्स को सूरज के अराउंड एक वर्टिकल ऑर्बिट में भेजना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजिकली काफी चैलेंजिंग है और इसी वजह से किसी ने ये नहीं किया है और हमारा आदित्य L1 भी इसे नहीं करने वाला है।
यानी कि अगेन भले ही आदित्य L1 बाकी के सोलर ऑब्जर्वेटरी से ज्यादा एडवांस्ड है और एक कंपैरेटिवली सूटेबल जगह से सूरज को व्यू करेगा, CMEs के इजेक्शन और स्पेस वेदर फोरकास्ट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने के लिए हमें एक वर्टिकली ऑर्बिटिंग सोलर प्रोब की जरूरत है। एंड नाउ ऑब्वियसली दिस डज नॉट मीन कि इसरो ने ऑलरेडी आदित्य L1 जैसे और भी जो मिशंस प्लान करके रखे हैं उन सभी को हमें बैकफुट पर डालना चाहिए। द मियर फैक्ट दैट उन्होंने अपने सोलर मिशन के फ्लॉज को खुद आइडेंटिफाई किया है, इट सेज कि बहुत जल्द वो इन खामियों को ओवरकम करने के लिए कुछ मिशंस फ्यूचर में करने वाले हैं। प्रॉबेबली उनकी स्ट्रैटेजी है कि लेट्स गेट द बॉल रोलिंग ओवर हियर, क्योंकि चीजें एक बार शुरू हो गई तो वो और भी ग्रेटर हाइट्स को अचीव कर सकती है। और यहाँ पर फंडिंग का भी एक एंगल होता है कि एजेंसी को अपने आप को पहले खुद प्रूव करके दिखाना पड़ता है ताकि और फंडिंग मिल सके फॉर द बिगर प्रोजेक्ट्स। खैर व्हाटएवर द केस मे बी फ्रेंड्स, बट रिसेंटली आपको पता होगा उनके द्वारा बनाए गए प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर हमें चांद से सिग्नल्स भेजना भी शुरू कर दिया है। इनफैक्ट उसके पहले सिग्नल के ऊपर हमने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप यहाँ पर उसे क्लिक करके पूरा चेकआउट कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर फ्रेंड्स आप भी इसरो के इन मिशंस को लेकर प्राउड फील कर रहे हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, बिकॉज चंद्रयान 3 के मुकाबले इस मिशन को इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिला है। सो वंस वी स्टार्ट शेयरिंग, काफी सारे भारतवासियों को इसरो के इस मिशन के बारे में भी पता चलेगा। एंड विद दैट फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपको इसी तरीके से अपडेटेड रख सकूं और आपकी साइंस की नॉलेज को बढ़ा सकूं। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। नेहा, लंच फिर से आएगा मतलब डैंड्रफ वापस। फिर से आलू पराठा। डैंड्रफ वापस आया, मतलब सस्ता शैम्पू महंगा पड़ गया। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, ये रखे आपको 100% तक डैंड्रफ फ्री। अब डैंड्रफ महंगा नहीं पड़ेगा, गारंटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज की ये वीडियो में कोई स्टोरी या कोई पास्ट की बात करके नहीं बल्कि एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। और क्वेश्चन ये है कि अगर तुम स्पेस में जाना चाहते हो या स्पेस के बारे में पढ़ना चाहते हो तो तुम किस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करोगे? आई नो तुम सब में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनके मन में सबसे पहले नासा ही आएगा। पर फ्रेंड्स, यू विल एक्चुअली बी शॉक्ड टू नो कि यूएसए के अलावा 72 ऐसे देश हैं जिनकी अपनी खुद की स्पेस एजेंसी है। और अभी मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो सुन के तुम लिटरली दंग रहने वाले हो। हम इंडिया वाले कई पिछड़े नहीं है, बल्कि हम तो टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में आते हैं। डिड यू नो दैट? बट वी आर मोर इंटरेस्टेड टू नो कि इन 6 में से हमारा देश कौन से नंबर पे आता है, राइट? सबसे पहले किस देश ने हमें हमारे सूर्यमंडल के बाहर की दुनिया से वाकिफ कराया? ऐसा कौन सा देश है जिसने स्पेस में सबसे पहले एक फीमेल, एक मादा को भेजा? और क्या तुम्हें ये पता है कि हर एक देश को, चाहे वो कोई भी हो, लॉन्चिंग के टाइम पे इंडिया की ही झक मार की जरूरत पड़ती है। पर इंडिया की जरूरत आखिर क्यों? ऐसा क्या है हमारे देश में जो औरों के देशों में नहीं है? अगर इन सारे सवालों का जवाब आज आप जानना चाहते हो तो अंत तक बैठे रहना इस वीडियो में। और मैं आपको आज ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ जो बहुत सारे इंडियंस को सरप्राइजिंगली नहीं पता है। और हम ऐसे कई सारे मिशंस के बारे में भी बात करेंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना है। So without wasting any time, let us get started with our today's video titles. Number 1, let's start with our सबसे कॉमन स्पेस एजेंसी नासा। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1958 में स्थापित किया गया था। और तब से लेके आज तक इसने कॉस्मोलॉजी के फील्ड में ऐसे झंडे गाड़े हैं कि बाकी देशों की बैंड बजाकर ये सीधा Uno,